हेलो एवरीवन। आइए एक डेरिवेशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। ठीक है, इस फिगर को पहले समझ लेते हैं, फिर इस फिगर के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और एक एक करके इसके कारण क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, उसमें कुछ केस भी है, उसको भी देखेंगे। तो एक बहुत बड़ा वायर है, एक्स वाई वायर है, और इस एक्स वाई वायर के कारण हमको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग जानते हैं राइट हैंड थंब रूल, अभी हमने पढ़ा है तीसरे नंबर वीडियो में। तो करंट जो है ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस पॉइंट पर अगर निकालना है, इधर कहीं भी निकालेंगे तो अंदर की तरफ होगा, यानी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये क्रॉस है। ठीक है, हमें ये मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बॉयड-सवर्ट्स ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि आप छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, आप इतने लंबे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। अभी तक आपके पास कोई टेक्निक अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया, बॉयड-सवर्ट्स लॉ की मदद से ही हमने इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को निकाला है। हमने क्या किया है, जो पूरा वो लंबा वायर था, उस पूरे लंबे वायर का उपयोग नहीं किया है। हमने उस छोटे से वायर में एक डीएल एलिमेंट का उपयोग किया है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। डी ओ पॉइंट पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, दैट इज डीएल। डीएल इतना छोटा है कि मैं उसे फिगर में दिखा भी नहीं सकता हूँ, लेकिन सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी के लिए, हमने डीएल फिगर में दिखाया थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, एक्चुअली डीएल जो है इस वायर एल का पार्ट है। मैंने एक एल वायर भी लिया है, ओ से लेके क्यू तक की लंबाई मैंने क्या मानी है, एल मानी है। एल का जो है स्मॉल पार्ट क्या है, डीएल है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जिस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पी की वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, वो है ए। मतलब कि अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वायर, तो हम लिख सकते हैं कितना है, ए। यानी कि पी क्यू जो है वो कितना है, वो है ए। ये डीएल जो एलिमेंट है छोटा सा ओ पॉइंट पे, वहां से लेके पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर। तो हम बोल सकते हैं, और कुछ बातें लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ इज आर वेक्टर। ठीक है, और डीएल वेक्टर जो ऊपर की तरफ है और ये आर वेक्टर जो है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो हम लिख सकते हैं कि थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई, हमारे पास थीटा हो गया, हमारे पास डीएल हो गया, हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, हमारे पास आर हो गया। ठीक है, तो हम कुछ बातें और भी लिख सकते हैं, कंसीडर अ करंट कैरिंग straight wire XY as shown in figure. We wish to find magnetic field at point P। इतना लिखने के बाद हम चाहे तो ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर हम बॉयड-सवर्ट्स लॉ लगाएं, हम लिखे क्या, फ्रॉम बॉयड-सवर्ट लॉ डी बी कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। अगर इस एक्सप्रेशन के बारे में बात किया जाए ना बउआ, तो ये तो कांस्टेंट चीज़ें हैं। कौन? ये म्यू नॉट बाई 4 पाई और करंट क्या है, कांस्टेंट है। ये डीएल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, वो तो डीएल आप पे डिपेंड करता है, डीएल तो स्मॉल पीस ऑफ वायर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा भी कांस्टेंट नहीं है। क्यों?
आप पॉइंट P बदलेगा, मान लीजिए पॉइंट P होता तो यहाँ होता पॉइंट P, तो एंगल क्या हो जाता, चेंज हो जाता। मतलब पॉइंट P के पोजीशन पे थीटा डिपेंड कर रहा है, और ये R भी क्या है, ये R भी पॉइंट P के पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है। ये पॉइंट P वेरी करेगा तो R भी वेरी करेगा, यानी कि इस इक्वेशन में टू मेनी वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वेरिएबल्स को चेंज करेंगे, इन तीनों वेरिएबल्स को चेंज करेंगे और एक ही टर्म में लेकर आएंगे। और वो एंगल हमने चुन के रखा हुआ है कौन सा, फाई। फाई वो वेरिएबल है, हम अपने तीनों वेरिएबल्स को इस फाई वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। अच्छा फाई क्यों, क्योंकि फाई जो है, देखिएगा अभी जो है मैंने वायर इतना लंबा लिया है ओ से लेके क्यू तक, तो एंगल कितना है, फाई है। जैसे जैसे मैं ये एंगल बढ़ाता चला जाऊंगा, ये लंबाई बढ़ाता चला जाऊंगा, इस वायर का लंबाई, ओ क्यू वायर का लंबाई बढ़ाता चला जाऊंगा, तो ये फाई भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ऊपर बढ़ाऊंगा तो ये वेरी कर रहा है अल्फा, और नीचे बढ़ाऊंगा तो ये वेरी कर रहा है बीटा। तो फाई जो है उसका लिमिट मुझे पता है, अपर लिमिट जो है, ऊपर जो लिमिट है वो है अल्फा, नीचे जो लिमिट है वो है बीटा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, उन तीनों को चेंज कर लूंगा किसमें, फाई में। और कैसे चेंज करूंगा, आइए देखते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 1 है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, दिख रहा है आपको, ओ पी क्यू या ओ पी क्यू ऐसे लिखिए, क्या, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, ठीक है। पी क्यू ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल कितना है 90। तो आप बोल सकते हैं कि थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमको मालूम चल गया कि थीटा प्लस फाई जो है वो है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम अपने पहले वेरिएबल साइन थीटा को देखते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस फाई। तो अगर हम लिखेंगे, इसीलिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई विच गिव्स कॉस फाई, यानी कि साइन थीटा जो है उसको हम चाहे तो रिप्लेस करके कॉस फाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फाई में चाहिए ना, इसीलिए। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, 2 हो गया। अच्छा, तो इसका तो सोल्यूशन हो गया भाई, थीटा हमारा फाई में चेंज हो चुका है, हम साइन थीटा को कॉस फाई लिख सकते हैं। अब सवाल उठा कि भाई आर कैसे चेंज होगा। फिर इसी ट्रायंगल में अगेन इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू ओ। आप देखो अभी थीटा चेंज कर रहे हैं, थीटा हो गया चेंज। अब बात आई किसकी, आर की। तो सोचो आर यहाँ पर है, ए तो मेरा फिक्स है, ए तो कांस्टेंट है मेरा, ये परपेंडिकुलर दूरी पी ना ऊपर नीचे होगा, ए तो दूरी चेंज होने वाला नहीं है। तो ये हो गया इस एंगल के लिए, ये क्या हो गया, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। हमने लिखा क्या, कॉस फाई इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो मेरा आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई कॉस फाई विच इज इक्वल टू ए सेक फाई। तो यहाँ मेरा आर भी चेंज हो गया, ठीक है। अब बचा कौन, डीएल। तो डीएल भी चेंज कर लेंगे, कैसे, इस फाई के लिए परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। देखो ए को तो शामिल करना ही है हमको। देखो हमने कॉस फाई लिया है, जब फाई को लिया है तो हमने क्या किया है, बेस ए और कौन, हाइपोटेनस। जब फिर फाई को लेकर टैन लेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हम लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, तो टैन फाई, तो टैन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एल बाई क्या, ए। मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि मुझे जो है क्या चाहिए, डीएल चाहिए, डीएल। तो मेरा एल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए टैन फाई हो जाएगा। अब हमको डीएल चाहिए, एल थोड़े ना चाहिए। तो इसको इक्वेशन 4 लिखिए और लिखिए क्या, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू फाई। क्यों भाई, क्योंकि एल जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है, फाई। तो हमने इसे फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो क्या मिल गया, डी एल बाई क्या, डी फाई। ए तो मेरा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डी टैन फाई बाई डी फाई। तो डी एल बाई डी फाई जो होगा वो ए टैन फाई का क्या होता है, सेक स्क्वायर फाई। तो डी एल का वैल्यू क्या हो गया, डी एल का वैल्यू हो गया
ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, और ये अपना इक्वेशन नंबर क्या हो गया 5। तो आप देखो मुझे साइन थीटा भी 5 में चेंज हो गया, ठीक है, आर भी जो हो गया वो 5 में चेंज हो गया, और डीएल भी जो हो गया वो 5 में चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5, 4 एंड 2 इन इक्वेशन 1। ये सारा वैल्यू पुट कर लेंगे तो मेरा डी बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई तो रह गई, डी एल की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ठीक है, डी एल की जगह पे। साइन थीटा जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं कॉस फाई को, तो ये क्या पुट हो जाएगा कॉस फाई बाई, आर की जगह पे क्या पुट हो सकता है, ए सेक फाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब देखो ध्यान से क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर फाई से ये सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, इस ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, डी बी इजिकल टू बचेगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ऊपर क्या बचेगा कॉस फाई इंटू डी फाई। आप देखो आपका सारा वेरिएबल खत्म हो गया, सिर्फ एक वेरिएबल लग गया, कौन सा, फाई। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखिए जब एक वेरिएबल में आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इंटीग्रेट करके बी बनाएंगे, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा db का इंटीग्रेशन, यहाँ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ये क्या है, वो क्या है कांस्टेंट है, वो हो जाएगा बाहर, अंदर किसका इंटीग्रेशन रहेगा कॉस फाई इंटू डी फाई का। अब देखो फाई, तो फाई हम बोले हैं कि इसके ऊपर वाले पार्ट में इसका लिमिट क्या है अल्फा, और नीचे वाले पार्ट में इसका लिमिट क्या है बीटा, पर बीटा जो है वो क्लॉकवाइज है और अल्फा जो है वो एंटी क्लॉक वाइज है, इसीलिए अल्फा जो है पॉजिटिव रहेगा, बीटा जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डी बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। और बताओ कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, क्या होता है साइन फाई, और माइनस बीटा से लेके अल्फा तक। तो b इजिकल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ठीक है, एक बार रख देंगे फाई की जगह पर अल्फा, और माइनस एक बार रख देंगे क्या बीटा। सब कोई जानता है साइन माइनस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, तो b इजिकल टू क्या हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, and that is our formula of magnetic field due to a straight current carrying conductor। ठीक है, तो अगर इस सारे प्रूफ को आप फिर से समझने का कोशिश करो तो मैं आपको समझाता हूँ फिर से। हमने क्या किया, हमने देखा कि एक स्ट्रेट कंडक्टर था, इसके कारण हमको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो हमने इस तार से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए लिया विच इज़ फिक्स, ओके। फिर हमने देखा कि भाई ऐसा है कि एक बॉयड-सवर्स लॉ पता है हमको, तो हम तो इस पूरे तार के कारण एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकाल नहीं पाएंगे, तो हमने कहीं भी पूरे वायर में एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, दैट इज डीएल। तो डीएल कहाँ से आएगा भाई, पहले तो एल लो, तो मैंने जहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था क्यू पॉइंट, वहाँ से ओ पॉइंट, दैट इज डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना एल, एंड डीएल इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एल, ओके। और ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक का पोजिशन वेक्टर क्या हो गया आर, और डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया 0। तो हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब लगाओ कौन सा लॉ, बॉयड-सवर्स लॉ। तो हमने देखा कि इसमें कौन कौन सा वेरिएबल, हमने कहा कि भाई ये कांस्टेंट पार्ट है, बाकी सारा क्या है वेरिएबल पार्ट है, तो हम इतने सारे वेरिएबल के साथ एक बार में डीलिंग नहीं कर सकते, हमें एक ही वेरिएबल चाहिए था। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को सॉल्व किया है और बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, डीएल को भी, आर को भी और थीटा को भी फाई में चेंज कर लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या किए, पहले थीटा का वैल्यू निकाले हैं, ट्रायंगल में थीटा का वैल्यू निकाले हैं, फिर साइन थीटा को
ये थीटा को फाई के टर्म में निकाले थे तो थीटा हटा के फाई रख दिए हैं, तो ये चेंज होकर कॉस फाई आ गया है। फिर इसी ट्रायंगल में हम ए का मदद करके, ए का मदद लेके हमने आर को फाई में चेंज किया है, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है। तो फिर हमने लिया है तो कॉस फाई इज इक्वल टू ए बाई आर लिया, तो आर हमारा ए से एक फाई आ गया है। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने टेन फाई लिया है, क्योंकि हमको फाई चाहिए, ए मेरा फिक्स है तो हमने लिया है। फिर फाई इज इक्वल टू एल बाई ए लिया है। फिर वहाँ से हमने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट करके डी एल निकाला है, और डी एल निकाल लिया है। यहाँ पे डी एल जब निकल गया तो सारे वैल्यूज़ को इस लॉ में हमने पुट कर दिया है। अब पुट करके हमने इंटीग्रेट किया है लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे डिसाइड किया है, हमने कहा देख भाई नीचे के लिए जो एंगल है, मैक्सिमम एंगल जो है वो क्या है, वो बीटा है। ऊपर वाले के लिए मैक्सिमम एंगल जो है वो अल्फ़ा है, और अल्फ़ा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव है, और बीटा जो है क्लॉकवाइज है वो तो निगेटिव है। और इस तरह से हमने करके क्या किया है, ये डेरिवेशन कंप्लीट किया है। अगर आप इस डेरिवेशन को ठीक से करोगे, ठीक है, तो ऐसे बोर्ड में ये डेरिवेशन आता नहीं है अब, ठीक है। अब सीबीएसई में इधर हम बहुत दिन से चेक कर रहे हैं पर हमको दिखा नहीं है, पर इस पर न्यूमेरिकल हम लोग बनाना सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और फिर एक बार स्क्रीनशॉट उधर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, उधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ओके। तो फिर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग इसका फार्मूला का थोड़ा और वर्जन पढ़ेंगे और साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके।